नमस्कार। नवाब मलिक इस वक्त भी बहुत एक्टिव हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद आज नवाब मलिक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन बीजेपी के काउंटर अटैक ने उनकी पार्टी एनसीपी पर भी सवाल उठा दिए। कई फोटो रिलीज हुई हैं। एक नेता ने तो एटम बम फोड़ने की वार्निंग दे दी है, लेकिन उससे पहले एक चैट हिस्ट्री भी रिलीज हो गई और उसे लेकर क्रूज ड्रग्स केस में फिरौती और वसूली के नेटवर्क की तस्वीर भी साफ हो गई। देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। मुंबई ड्रग्स केस में किरण गोसावी को आप पहचानते ही होंगे। आर्यन खान के साथ इसी की सेल्फी वायरल हुई थी। यह इस वक्त जेल में है। गोसावी के बॉडीगार्ड और क्रूज केस में पंच यानी गवाह प्रभाकर सैल को भी आप जानते ही होंगे। प्रभाकर सैल ने वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाकर तहलका मचा दिया था। इन दोनों यानी गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच 2 और 3 अक्टूबर को क्या बात हुई थी? दोनों के बीच व्हाट्सएप पर क्या मैसेज हुए थे? अगले 5 मिनट इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सबसे बड़े सबूत से। चैट्स रिकॉर्ड के तौर पर देखिए सबूत नंबर 1। तारीख 3 अक्टूबर 2021, समय सुबह 8:16। इसमें किरण गोसावी ने प्रभाकर सैल से पैसों से भरे बैग लाने के लिए कहा था। गोसावी ने प्रभाकर सैल को जो लिखा उसे बहुत गौर से समझिए। गोसावी ने लिखा, हाजी अली चले जाओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। इस पर प्रभाकर सैल ने जवाब दिया, जी सर। गोसावी ने आगे कहा, बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। सैल ने कहा यस। गोसावी ने फिर लिखा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में एक एक डिटेल बताई है कि उसे कब पैसे लेने जाने को कहा गया, कितने पैसे थे, कौन सी कार आई और रुपयों से भरे कितने बैग उसे दिए गए। प्रभाकर सैल को किरण गोसावी ने 2 और 3 अक्टूबर को जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए उससे ये सवाल उठते हैं कि गोसावी एंड कंपनी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम पर फिरौती वसूलने का प्लान बना रही थी। प्रभाकर सैल ने बताया है कि गोसावी ने उसे कहा था कि हाजी अली के पास इंडियाना होटल पर उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो वहां सुबह 9:45 पर पहुंचा। एक सफेद रंग की कार आई जिसका नंबर था 5102। उसमें से आए एक शख्स ने उसे पैसों से भरे 2 बैग थमा दिए। फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यू कॉल करना चालू किया, मतलब वहां से तेरे को 50 लाख रुपीज कलेक्ट करना है और सीधा निकल के इधर आना है। फिर जैसे हम लोग वर्ली नाका क्रॉस किए, मुझे उनका कॉल आ गया, ताड़देव रोड पे इंडियाना होटल है, वहां पर जा, एक वाइट कलर की गाड़ी है। तो जैसे ही मैंने देखा एक वाइट कलर की गाड़ी थी, लेकिन वो उसका मॉडल मैंने ध्यान में नहीं दिया, लेकिन नंबर मैंने नोट कर लिया था, 5102 कुछ ऐसा नंबर था उसका। मैं गया, उतरा, मुझे सिर्फ इतने निर्देश थे, वो उठाना है तेरे को जो भी है, मतलब 50 लाख, वहाँ पर रुकना नहीं है ज़्यादा देर, सीधा गाड़ी में बैठ के निकल आना है। मैंने देखा वो जैसे मैं नीचे उतरा, कपड़े की 2 पॉलीथीन थी, वो मेरे हाथ में दिया उन्होंने। 2 लड़के लोग थे। इंडियाना होटल ताड़देव के पास है। यहाँ आकर एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर चुकी है। ज्ञानेश्वर सिंह भी यहाँ आए थे। अब देखिए चैट्स रिकॉर्ड के तौर पर सबूत नंबर 2। तारीख 2 अक्टूबर 2021, समय दोपहर 1:23। इस चैट में किरण गोसावी ने कुछ लोगों की तस्वीरें प्रभाकर सैल को भेजी थी और उससे कहा था कि वो क्रूज के ग्रीन गेट पर रहे। प्रभाकर सैल के मुताबिक गोसावी ने उससे कहा था कि ग्रीन गेट पर इन तस्वीरों में मौजूद कोई भी शख्स उसे अगर नजर आता है तो फौरन उसे खबर कर दे। इस बात का जिक्र प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में भी किया है। किरण गोसावी ने चैट में 10 लोगों की तस्वीरें भेजी थी। इनमें से एक को प्रभाकर सैल ने पहचाना भी और उसके बारे में गोसावी को व्हाट्सएप पर बताया भी। फिर शाम के करीबन 4:30 बजे किरण गोसावी का मैसेज प्रभाकर सैल को आया और उसने बताया कि एनसीबी ने 13 लोगों को पकड़ा है। प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में बताया था कि उसे पंच यानी गवाह बनाया गया था। उसे बताए बगैर 10 कोरे कागजों पर दस्तखत भी करवाए गए थे। जब प्रभाकर सैल से कागज पर साइन करवाए जा रहे थे तब उसके मुताबिक उससे पहचान पत्र भी मांगा गया था जो उस वक्त
उसके पास मौजूद नहीं था। प्रभाकर साहिल ने अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप के जरिए एनसीबी स्टाफ समीर सालेकर को भेजी थी। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में 3 लोकेशन का जिक्र किया है जिनकी कड़ी जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं। ये है लोअर परेल, ताड़देव और इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। लेकिन गोसावी ने अपने बयान में यह कहा था कि प्रभाकर सैल से हुई उसकी चैट में पैसों का जिक्र नहीं है। प्रभाकर साहिलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेला आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साहिल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या। माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची ज्या टायमाला हा जायचा, पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। सवाल ये उठता है कि 2 और 3 अक्टूबर को किरण गोसावी प्रभाकर साहिल को इन सभी लोकेशंस पर जाने को क्यों कह रहा था। गोसावी और प्रभाकर सैल की चैट से 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या क्रूज केस फिरौती और वसूली के लिए हुआ था? क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन को फंसाया गया था? क्या 25 करोड़ की डिमांड हुई थी, 18 करोड़ पर डील फिक्स हुई थी और 50 लाख की पेमेंट हुई थी? 4:30 के करीब हम लोग लोअर परेल के लिए वहाँ पर मतलब लोअर परेल के लिए निकल गए थे। 4:30 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और ये पीछे भी आ रहा था। तो उस दौरान जब ये हम लोग लोअर परेल के लिए निकल गए थे, इन्होंने सीधा बोला था, मतलब सैम को कॉल किया, सैम एक काम कर 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में है ना अपने को फाइनल करना है, क्योंकि 8 उसमें से समीर वानखेड़े जी को देना है, बाकी 10 हम लोग बांट लेंगे। प्रभाकर सैल ने आरोप लगाए हैं कि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े भी ड्रग्स के इस उगाही में शामिल थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अधिकारियों को उसने समीर वानखेड़े सहित कई और अधिकारियों के भी नाम दिए हैं। प्रभाकर सैल और गोसावी की चैट को लेकर जब समीर वानखेड़े से सवाल किए गए तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। एक्सटॉर्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे गोसावी और प्रभाकर सैल के चैट से? मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मुंबई पुलिस को भी कहीं पर भी पता नहीं चला है कि आप लोग की लिंक है डायरेक्टली, तो ऐसे में आप लोग को मुंबई पुलिस ने अप्रोच किया अब तक? मैं कुछ नहीं कर सकता। वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर उन्हें इस केस से किनारे कर दिया गया है और एनसीबी की नई टीम संजय सिंह के नेतृत्व में क्रूज केस की जांच कर रही है। वहीं एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह समीर वानखेड़े पर लगे इल्जाम की जांच कर रहे हैं। इस वक्त एनसीबी की दोनों टीमें मुंबई में है। एक टीम क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही है तो वहीं दूसरी टीम समीर वानखेड़े के ऊपर लगे आरोपों की जांच कर रही है। प्रभाकर सैल दोनों टीम के राडार पर है क्योंकि वो इस केस में सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। प्रभाकर सैल से 9 नवंबर को एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 11 घंटे तक पूछताछ की। उसे 11 नवंबर को एनसीबी के जोनल ऑफिस में फिर बुलाया गया है। अब एनसीबी के एसआईटी प्रभाकर साहिल से सवाल जवाब करेगी। इस एसआईटी को संजय सिंह लीड कर रहे हैं। प्रभाकर सैल की बातों और चैट को लेकर काफी हद तक इस केस की तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन पुख्ता सवाल जिन पर और जांच जरूरी है वो ये है कि क्या एनसीबी के नाम पर वसूली की गई? क्या आर्यन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए गए? अगर किरण गोसावी के कहने पर वसूली हुई तो किस हैसियत से? और क्या वाकई शाहरुख खान से 25 करोड़ वसूले जाने का प्लान था जिसमें 18 करोड़ पर डील फिक्स हुई थी और 50 लाख कैश दिया भी गया? प्रभाकर साहिल के वकीलों का कहना है कि उनका मुवक्किल अपने बयान पर कायम है। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में फिरौती का भी जिक्र किया है। उसने कहा है कि एनसीबी की एसआईटी जब उससे पूछताछ करेगी तो इस बात का पूरा सच उनके सामने रखेगा। मुंबई का ड्रग केस जिसमें अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है, अब इसमें जाली नोट का रैकेट भी शामिल हो गया है। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की इस लड़ाई में अब एक नए एपिसोड की शुरुआत हो गई है। नवाब मलिक जिस हाइड्रोजन बम को फोड़ने का दावा कर रहे थे उस पर सबकी नजर थी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो देवेंद्र फडणवीस पर क्या कहा देखिए और फैसला कीजिए कि क्या इसमें हाइड्रोजन बम वाला धमाका है। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया,
जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस के दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी से संबंध है। नवाब मलिक ने नोटबंदी के दौर में फडणवीस सरकार को जाली नोटों के रैकेट से जोड़ा। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार में डीआरआई ने 14 करोड़ 56 लाख के जाली नोट पकड़े थे, लेकिन इसमें सिर्फ 8,80,000 रुपए दिखाए गए। 8 अक्टूबर 2017 साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपए बताकर मामला दबाया गया। नवाब मलिक के इल्जामों से भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में मशहूर आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पंक्तियां हैं। इसका अनुवाद कुछ इस तरह है। मैंने बहुत समय पहले सीखा था, कभी सुअर से लड़ाई मत करो, इससे आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्वीट करके लिखा था कि नवाब मलिक अपने जमाई और काली कमाई को बचाना चाहते हैं। दरअसल नवाब मलिक इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट लेकर आए हैं। पहले उन्होंने नोटबंदी का मामला उठाया और उसके बाद महाराष्ट्र में नकली नोटों का मुद्दा उन्होंने उठाया है। जिस रियाज भाटी को दाऊद का करीबी बताकर नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने उस रियाज भाटी की वो तस्वीर जारी की है जिसमें वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। रियाज भाटी के साथ एक और कैरेक्टर इस विवाद में शामिल हुआ है और वो है हैदर आजम। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि मुंबई में बांग्लादेशियों को बसाने का काम करने वाले हैदर आजम को देवेंद्र फडणवीस ने महामंडल का अध्यक्ष बनाया। उसकी जांच की बात आई तो उसे भी दबाने का काम हुआ। अब हैदर आजम ने कहा है कि वो नवाब मलिक पर मानहानि का केस करेंगे और जल्दी ही नवाब मलिक को लेकर एक न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे हाजी हैदर आजम पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि हाजी हैदर आजम मुंबई में महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को बसाते हैं, बांग्लादेशी लोगों के ये आधार कार्ड पैन कार्ड बनाते हैं, उन्हें यहाँ पर भारतीय नागरिकता देते हैं। इनकी जो पत्नी है वो भी बांग्लादेशी है, उन पे केस हो चुके हैं। इस बारे में हम हैदर आजम से बात करते हैं। नवाब मलिक जी भंगार का काम करते आए हैं, उनका दिमाग भी भंगार हो चुका है और उनका दिमागी संतुलन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। दूसरी की पत्नियों पर, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे वो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे वो मेरे परिवार के बारे में बोलते आए हैं, उनकी अपनी बीवी दाऊद की बहन है, रिश्तेदार है, उनकी पत्नी जो है आईएसआई की एजेंट है, तो उसके बारे में क्यों खुलासा नहीं करते? नवाब मलिक पर मानहानि का केस समीर वानखेड़े के पिता ज्ञान देव वानखेड़े ने भी किया हुआ है। उनका आरोप है कि नवाब मलिक ने उनके परिवार को बदनाम किया है। मैं जो अपीयर हो रहा हूँ समीर वानखेड़े के फादर के लिए, तो वो कंटिन्यूसली मुझे दाऊद कहता है। वो कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और समीर वानखेड़े पैदाइशी मुसलमान है।
तो ये तो हमारे रिलीजन को फॉलो करने के परसेप्ट्स के अगेंस्ट जाता है। और जब आप कहते हैं कि ड्रग डीलर्स के साथ हमारे संबंध है एट्सेट्रा, तो हमारी पूरी फैमिली के नाम को वो ख़राब कर रहा है, रेपुटेशन स्पॉइल कर रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो किसी को गैग नहीं करना चाहते हैं, किसी के राइट टू स्पीक या अपने बातों को रखने से गैग नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नवाब मलिक जो कि एक पब्लिक फिगर हैं, वो अगर पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर कुछ चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वो वेरीफाइड हो। और यही वजह है कि वो एफिडेविट फाइल करें, हलफनामा दायर करें और बताएं कि जो चीज़ें वो वानखेड़े परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो वेरीफाइड है। अगली तारीख 12 नवंबर है, उस दिन केस की सुनवाई फिर से होगी। इस वक्त नवाब मलिक समीर वानखेड़े से लेकर देवेंद्र फडणवीस को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मुंबई में नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। नवाब मलिक के फोटो को जूता मारा जा रहा है और यहां पर मलाड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवाब मलिक के फोटो को जूता मारना शुरू किया है। ये मुंबई में पहली बार हो रहा है। किस तरीके से सामने सामने जो नवाब मलिक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, उनके फोटो को जो है जूता मार के उनके फोटो को फाड़ा जा रहा है। जिस तरीके का बयान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिया और अंडरवर्ल्ड से संबंध बताया देवेंद्र फडणवीस के, उसके बाद नवाब मलिक के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, एक बड़ा फैसला हुआ। अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और अब अफगानिस्तान पर क्या करना चाहिए, इसे लेकर 8 देशों के एनएसए की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अलग अलग देशों के एनएसए से मुलाकात भी की, उनसे अफगानिस्तान को लेकर बात भी हुई, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट तालिबान, पाकिस्तान और चीन पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान पर जो कुछ सोचा है, नई दिल्ली में उसका फॉर्मूला तय हो गया है और 8 मुल्कों की मुहर भी लग गई। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से नहीं, काबुल का फैसला अब नई दिल्ली से होगा। अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के 7 देशों के एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सेंटर टेबल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, बगल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल हैं। उनकी दाईं तरफ रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पी बैठे हैं। निकोलाई के ठीक बगल में ताजिकिस्तान के एनएसए नसरुल्लो रहमतजोन मौजूद हैं। ताजिकिस्तान के एनएसए के बगल में तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शारमिरत अमावो हैं और उनके पास उज्बेकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार विक्टर माखुमू 2 बैठे। जबकि प्रधानमंत्री की बाईं तरफ ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शामखानी, बगल में काजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष करीम मासीमोव और किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव मरात मुकानोविच बैठे हैं। 7 मुल्कों के एनएसए और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से ठीक पहले अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसका नाम है दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान और इसकी अध्यक्षता भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने की। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के एनएसए भारत है। भारत ने इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए पाकिस्तान और चीन को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, जबकि चीन ने बहाना बना दिया। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में आए मुल्कों में ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
और तुर्कमेनिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जबकि रूस, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान के आने से प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान पर हुई इस निर्णायक बैठक पर तालिबान की खास नजर थी। अफगान मीडिया में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज लगातार बनी। अफगानिस्तान में यह बात शुरू हो चुकी है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली से हो गई है। सुबह 9:45 पर 8 देशों के एनएसए की मीटिंग हुई। सबसे पहले हर देश ने अफगानिस्तान और इस बैठक को लेकर अपना अपना पक्ष रखा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 921 किलोमीटर का बॉर्डर है। तालिबान को लेकर ईरान खुलकर पाकिस्तान की आलोचना कर चुका है और अब उसका मानना है कि अफगानिस्तान का समाधान भारत ही निकाल सकता है। मैं अफगानिस्तान में भारत के रोल और उनके काम की सराहना करता हूं। भारत का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा रोल है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। पिछले 20 सालों से जिन मुश्किलों का सामना अफगानिस्तान ने किया है, फिलहाल अफगानिस्तान में आतंकवाद बहुत ज्यादा है। इस बैठक में सबसे बड़ा देश रूस मौजूद था, जिसके होने से ही तालिबान और चीन को खासा झटका लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रूस का प्रभाव है और रूस को यकीन है कि नई दिल्ली से ही काबुल की शांति का रास्ता निकलता है। मैं भारत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये अहम मीटिंग रखी है। मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि आज की बैठक से अफगानिस्तान में विकास के लिए जो देशों के बीच संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और अफगानिस्तान में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सकेगी। Restoration of long-lasting peace in that country. पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचकर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा दिया और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, जिसका कहर पूरे अफगानिस्तान पर टूट पड़ा है। अफगान की जनता भूख से तड़प रही है। पाकिस्तान का विरोध अब सेंट्रल एशिया में भी शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क भी मानते हैं पाकिस्तानी साजिश की काट सिर्फ दिल्ली के पास है। Respected Mr. Ajit Doval and dear participants of the meeting. आदरणीय अजीत डोवाल और इस मीटिंग में भाग लेने वाले लोग, पहले मैं भारत का शुक्रिया अदा करता हूं इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके बाद ऐसी मीटिंग की सख्त जरूरत थी। इस वक्त हमें मिलकर अफगानिस्तान में शांति का रास्ता तलाशना होगा। Possible solutions to make peace in that particular region. Regarding to the Afghanistan's situation, as you know, जैसे कि आप अफगानिस्तान की मौजूदा हालत के बारे में जानते हैं, जो कुछ वहां पर बहुत कम वक्त में हुआ है, हमने अफगानिस्तान की बदलती स्थितियों को देखा है और ऐसे वक्त में हमको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। And it is required to work together. अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में हुए दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में आज भारत समेत 8 मुल्कों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में आज तमाम भारत समेत तमाम और मुल्कों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ये समय ऐसा है जब अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता अफगान के लोगों तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा वहां से फैलने वाले आतंकवाद, चाहे फिर वो अफगानिस्तान के भीतर का आतंकवाद हो या अफगानिस्तान की धरती का दूसरे मुल्कों में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल हो, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर जो रणनीति तैयार हो रही है, सेंट्रल एशिया के समीकरण बदल रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रस्ताव का हिस्सा है जो उन्होंने सितंबर के महीने में शंघाई संगठन की मीटिंग में दिया था। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी
सोच समझकर और सामूहिक तरह से लें। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। 8 देशों के एनएसए की मीटिंग के बाद इस समिट का डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसमें 12 पॉइंट पर बैठक का सार बताया गया। इस डिक्लेरेशन के 6ठे पॉइंट पर जो बात लिखी है वो तालिबान, पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। लिखा है, अफगानिस्तान के सभी लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक खुली और सही मायने में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मतलब साफ है, मीटिंग में मौजूद भारत समेत 8 देशों ने तालिबान को स्वीकार करने, उनको मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। ये 8 देश वो हैं जिनमें अफगानिस्तान के पड़ोसी शामिल हैं, जिनका सीधा संपर्क अफगान जनता से है, जिन देशों की कई परियोजना अफगानिस्तान में जन कल्याण में जारी थी। तालिबान के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता और पालनहारा है। ऐसे में तालिबान का साथ देना यानी सीधे तौर पर आतंकवाद का साथ देना। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन अब और भी खतरनाक हो गए हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन और सीएसटीओ के सदस्य देशों की बैठक में बताया था। इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इस वक्त अफगानिस्तान कई आतंकी संगठनों का ठिकाना बन गया है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, जमात अंसारुल्लाह, ईस्ट तुर्किस्तान, इस्लामिक मूवमेंट, आईएस खुरासान, इन सबके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान ही है। भारत में अजित डोभाल और 7 मुल्कों के एनएसए की बैठक हुई। 7 देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो पाकिस्तान को मिर्ची भी लगी और डर भी। वहां पर वस्ती शहरी रियासतें जो कि चाइना और रशिया के अंडर हैं, ठीक है, और रशिया है, लेकिन चाइना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, और अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका नहीं है जी, ठीक है, अमेरिका इसमें है एक्सटेंडेड ट्राइका में। अब यहां से दौरा, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी एक्सटेंडेड ट्राइका की, उसके बाद नुमाइंदा खसूसी जो है वो दिल्ली का चक्कर शायद लगा लें। अच्छा, वो अलग से, लेकिन इस मीटिंग में वो एक्सटेंडेड ट्राइका में तो ये एक अजीब सा एक खिचड़ी पकी हुई है। ईरान के एनएसए को उन्होंने बुलाया, लेकिन ईरान में जो इजलास हुआ पड़ोसी ममालिक का, उसमें इंडिया को नहीं बुलाया उन्होंने। तो इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि अजीब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग, भारत पूरी तरह कोशिश कर रहा है, भारत कर रहा है, वो अच्छा नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक बात तो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा हो, खुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि देखें दहशतगर्दी पे, अब अगर दहशतगर्दी वहां पर होती है तो अफगानिस्तान की वजह से नहीं होगी, वो वजह उसकी वजूहात और होंगी। अगर वहां पे शिद्दत पसंदी कश्मीर की वजह से बढ़ती है, ये शिद्दत पसंदी उनकी शुमाल मशरक़ी रियासत में कोई वाकयात होते हैं, तो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से भी तो पाकिस्तान नहीं है कम से कम दरमियान में, ठीक है ना। इसीलिए वो अच्छा है कि वो इस पाकिस्तान ने तुरंत तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुस्ताकी को इस्लामाबाद बुलाया। ये तालिबान के किसी भी मंत्री की पहली विदेश यात्रा है। पाकिस्तान और तालिबान का डायरेक्ट कनेक्शन एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आया, लेकिन अब सेंट्रल एशिया एक साथ एक मंच पर आ गया है और अब काबुल का फैसला नई दिल्ली से होगा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में इस वक्त हिंदू धर्म की बहुत चर्चा है। एक मुस्लिम देश की बेटी आजकल हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड हो रही है। ऐसा क्यों? आजकल इंडोनेशिया में अयोध्या और जय श्री राम की बात क्यों हो रही है, इस पर देखिए हमारी ये बहुत खास रिपोर्ट। सुकुमावती सुकोर्णपुत्री, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और हिंदू धर्म अपना लिया है। 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर और पहले राष्ट्रपति सुकोर्णो की बेटी के हिंदू धर्म स्वीकार करने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अखबारों में
500 साल पहले पैदा हुए इंडोनेशिया के एक हिंदू राजपुरोहित की भी बात हो रही है, जिसने साल 1478 में यह भविष्यवाणी की थी कि 500 साल के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी हो जाएगी। आखिर क्यों इंडोनेशिया के सुमेरु पर्वत पर मौजूद एक ज्वालामुखी पर भी पूरी दुनिया में लेख लिखे जा रहे हैं? ट्विटर और सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में एक बार फिर हिंदू युग वापस लौटने वाला है? लोग इंडोनेशिया के प्राचीन धार्मिक शहर योग्या का जिक्र कर रहे हैं, जिसका नाम भारत में मौजूद अयोध्या नगरी के नाम पर पड़ा है और जहां पर इंडोनेशिया का सबसे प्राचीन और विशाल मंदिर है प्रम्बनन, जहां ब्रह्मा की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसके पत्थर पत्थर पर पूरी रामायण अंकित है और जहां के चप्पे चप्पे पर प्रभु श्री राम के यश और भक्ति का प्रचार होता है। सुकुमावती सुकोर्णोपुत्री इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है। सुकुमावती सुकोर्णोपुत्री के पिता का नाम सुकर्णो और उनकी मां का नाम फात्मावती है। सुकोर्णो इंडोनेशिया के फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। उनकी मां फात्मावती को इंडोनेशिया की फर्स्ट लेडी कहा जाता है। इसी तरह सुकोर्णो को इंडोनेशिया में फाउंडिंग फादर के तौर पर राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। 1949 से 1966 तक सुकोर्णो ने इंडोनेशिया पर एक छत्र राज किया था और वो इंडोनेशिया की जनता के बीच आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये भी सुकमावती का पूरा परिचय नहीं है। सुकमावती के परिवार का कद इंडोनेशिया की राजनीति में बहुत ऊंचा है। दरअसल सुकोर्णो की 3 बेटियां हुई। सबसे बड़ी मेघावती सुकोर्णोपुत्री, दूसरी बेटी रचमावती सुकोर्णोपुत्री और तीसरी बेटी सुकमावती सुकोर्णोपुत्री, जो कि सबसे छोटी बेटी है। सुकमावती की सबसे बड़ी बहन मेघावती सुकोर्णोपुत्री 2001 से 2004 तक इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रही। रचमावती सुकोर्णोपुत्री भी इंडोनेशिया की बड़ी नेता थी और खुद सुकमावती भी इंडोनेशिया नेशनल पार्टी की संस्थापक है। यानी ये पूरा सुकोर्णो परिवार ही इंडोनेशिया का बहुत शक्तिशाली राजनीतिक परिवार है, क्योंकि साल 2018 में सुकमावती सुकोर्णोपुत्री ने एक ऐसी कविता पढ़ी थी जिस पर इंडोनेशिया के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और सुकमावती पर ईश निंदा का आरोप भी लगा दिया था। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर सुकमावती ने हिंदू धर्म ही स्वीकार कर लिया है। सुकमावती ने जिस जगह पर हिंदू धर्म स्वीकार किया उस जगह का नाम है सुकोर्णो सेंटर हेरिटेज एरिया, जो कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर मौजूद है। सुकमावती अब बाली द्वीप में शिफ्ट होने जा रही हैं। इंडोनेशिया में हिंदू आबादी सिर्फ और सिर्फ 1.74% है और ये 1.74% आबादी भी इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर ही मौजूद है। इंडोनेशिया में बाली द्वीप में हिंदू दीपावली का पर्व भी मनाते हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग 30 दिनों का व्रत और उपवास भी रखते हैं। इंडोनेशिया के बाकी द्वीपों से हिंदू धर्म लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बाली द्वीप में अब भी 46,46,357 हिंदू रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरे इंडोनेशिया पर हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म ही था, तो अचानक हिंदू धर्म पूरे इंडोनेशिया से गायब होकर सिर्फ बाली द्वीप के अंदर ही कैसे सिमट कर रह गया? इन सवालों के जवाब से पहले आप दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में मौजूद अयोध्या की तस्वीरें देखिए। यह जावा द्वीप में मौजूद एक मंदिर है जिसे प्रम्बनन कहा जाता है। यह मंदिर जिस शहर में मौजूद है उस शहर का प्राचीन नाम है योग्या। आज से 1170 साल पहले इस प्रम्बनन मंदिर का निर्माण इंडोनेशिया के हिंदू राजवंश संजय राजवंश के राजा रकाई पिकाटन ने करवाया था। साल 1999 में इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह मंदिर जावा द्वीप के जिस शहर में मौजूद है उसे इंडोनेशिया में योग्यकर्ता कहा जाता है। इंडोनेशिया के हिंदू राजवंश ने इस शहर को भारत में मौजूद अयोध्या के नाम पर बसाया था, लेकिन इंडोनेशिया की स्थानीय भाषा में पहले इस शहर को योग्या और बाद में योग्यकर्ता कहा जाने लगा। इसी शहर योग्यकर्ता के पास मौजूद एक बहुत बड़े पर्वत का नाम इंडोनेशिया के हिंदू राजवंश ने सुमेरु पर्वत रख दिया।
आज भी इसे सुमेरु पर्वत ही कहा जाता है। इंडोनेशिया में एक समय ऐसा भी था जब यह पूरा इलाका इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का बहुत विशाल सेंटर था। यहां आसपास पूरी की पूरी आबादी हिंदू या फिर बौद्ध थी, लेकिन आज की तारीख में इस हिंदू मंदिर के इर्द गिर्द और आसपास के इलाकों में ज्यादातर सभी लोग मुसलमान हैं। लेकिन इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था आज भी कम नहीं हुई है। दूर दूर से हिंदू तो यहां दर्शनों के लिए आते ही हैं, मुसलमान भी बड़ी संख्या में इस मंदिर में पर्यटन के लिए आते हैं। आप इस मंदिर का पूरा नक्शा देखिए। इस विशाल मंदिर परिसर में कुल 240 मंदिर हैं, जिसमें एक घेरे के अंदर 4 मुख्य मंदिर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां दुर्गा। यह इस प्रम्बनन मंदिर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा की प्रतिमा है। ब्रह्मा की ऐसी अनुपम और अनूठी प्रतिमा पूरी दुनिया में दुर्लभ है। इसी तरह यहां भगवान शिव और भगवान विष्णु की भी प्रतिमा है। सूर्य देव यहां अपने 7 घोड़े वाले रथ पर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक मंदिर में सबसे बड़े आराध्य देव प्रभु श्री राम हैं। इंडोनेशिया के पत्थर पर रामायण के चित्र अंकित किए गए हैं। यह प्रम्बनन मंदिर के पत्थर पर उकेरी गई अशोक वाटिका की प्रतिमा है, जहां मां सीता और हनुमान है। यह भगवान राम के हाथों में धनुष है और वो सोने के हिरण पर निशाना साध रहे हैं। इस चित्र में रावण के द्वारा सीता के हरण और जटायु के वध का प्रसंग अंकित है। प्रम्बनन मंदिर की इस प्रतिमा में भगवान श्री राम बाली का वध करते हुए दिख रहे हैं। ये वानर सेना है और ये वानर सेना के द्वारा समंदर पर पुल के निर्माण की प्रतिमा उकेरी गई है। शाम ढलते ही इस प्रम्बनन मंदिर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहीं पर शाम को शुरू होती है प्रम्बनन रामायण, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।